बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम से ये खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं आपके साथ दुआ जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर जारी है। आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान DGMOs का ये तीसरा हॉटलाइन रब्ता हुआ, जिसमें जंग बंदी को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। लेकिन इसके बावजूद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि मकार दुश्मन की जानिब से किसी भी वक्त भारतीय जारहियत का खदशा मौजूद है। खदशे के पेश नजर आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने सीज फायर तोड़ा तो पाकिस्तान फौरी और सख्त तरीन जवाब देगा। जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कामरा एयरबेस का दौरा किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मार्का हक में भारतीय तैयारे तबाह करने वाले शाहीनों से मुलाकात उन्होंने की और इस मौके पर उन्होंने खिताब किया, दुश्मन को ललकारा और यह वाजे किया कि बहादुर सपूतों ने मुख्तसर जंग में दुश्मन के दांत, घुमंड और गुरूर तोड़ दिया। अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया तो जमीन खींच लेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर डील और मुज़ाकरात की खबरें भी हैं। बानी PTI हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर तैयार हो गए हैं, ये खबरें भी हैं। मगर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर करेंगे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद हुसैन साहब, खालिद क़य्यूम साहब, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन रहमान अज़हर साहब। नवीद साहब, खालिद क़य्यूम साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवीद साहब, अब जिस तरह से अब एक खदशे का इजहार हुआ, जाहिर है दुश्मन भारत पर कभी भरोसा तो किया नहीं जा सकता, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं हमारी फोर्सेस ने पहले जिस तरह से भारत को जवाब दिया और अभी भी उसी तरह से मुस्तनन, और अब जवाब ये कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा बेरहमाना होगा अगर भारत ने कोई इस तरह की हरकत की। तो आपको लगता है कि शिकस्त से दो चार भारत कोई ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए दुआ, मेरे ख्याल में भारत को जिस तरह की शिकस्त हुई है और जिस तरह का यानी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, भारत ख़ुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज उसने मिस कैलकुलेशन की। उसने ये समझा कि शायद जो है वो जिस तरह की जारियत करेगा यूनिलैटरली पहलगाम का जो है इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल के और उसके बाद वो जारियत करेगा, तो शायद उसको यही था कि जो 2019 में जिस तरह से जो कुछ हुआ था बालाकोट वाला, उसके जवाब में जो पाकिस्तान का बड़ा उस वक्त रिस्ट्रेंड किस्म का एक जो जवाब था, तो भारत को शायद यही तवक्को थी कि पाकिस्तान जो है वो उसी किस्म का, और शायद उसको पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का जो है उसका भी पूरी तरह से इदराक नहीं था। और सिर्फ भारत को इदराक नहीं था, मेरे ख्याल में उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी उसको भी नहीं था। देखिए, अब अभी आप देख लें इंटरनेशनली जो तज्ज़िये आ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं, वो सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया है वो इंडिया को। उनको ये नहीं था। और मोदी ने उस दिन जैसे जाके वो एयरबेस पे उसने तकरीर की और उसका जो कहने का अंदाज था, उससे पता चल रहा था कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। तो वो शायद इसके लिए उनका जो एक्सपेक्टेशंस थी या उनकी जो कैलकुलेशन थी वो ऐसी नहीं थी। पाकिस्तान ने बड़ा मौसर जवाब दिया और ये बहुत ज़रूरी था। दुआ, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, उस वक्त कहा गया कि जी पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड जो है वो लॉन्च किया और उसके दौरान ही पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए, और वो तैयारे यानी राफेल जो कि दुनिया में समझे जाते थे कि वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, यानी टॉप नॉच तैयारे समझे जाने वाले, वो गिराए पाकिस्तान ने। सारी दुनिया जो है उस पे हैरान। उससे आप देखें, इवन कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडोनेशिया जो कि फ्रांस से यही राफेल तैयारे ले रहा है, तो ये जो कुछ पाकिस्तान ने उनके इंडिया के राफेल के साथ किया, तो उसके बाद वहाँ पे भी बातें शुरू हो गई हैं कि क्या इतने महंगे तैयारे जो है वो उनकी इफेक्टिवनेस इतनी है कि हमें खरीदने चाहिए।
तो पाकिस्तान ने जो कुछ किया उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी अब जो है ना वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जो है वो इस मामले को हल करना चाहिए, लेकिन मैं उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि बिल्कुल भी उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रास्ता नहीं लेना चाहिए था। क्यों? देखिए, इंडिया की ये कोशिश रही है कि वो तो रीजन में एक ठेकेदार है, वो अपने आप को रीजन का पुलिसमैन समझता है। बिल्कुल ऐसे है। यानी उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो हर किसी के साथ वो इस रीजन का अपने आप को पुलिसमैन समझता है। तो वो ये था कि जी पाकिस्तान के साथ एक न्यू नॉर्मल सेट करना कि जब भी बीजेपी को या हिंदू इंतहा पसंद पार्टी को जो है वो जरूरत होगी पॉलिटिकल मकासद के लिए, वो इस किस्म का कोई एक ड्रामा पाकिस्तान कश्मीर में या इंडिया में करेगा, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे थोपेगा और फिर पाकिस्तान के खिलाफ यूनिलैटरल कार्रवाई करेगा, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो दुनिया के किसी कानून का ताबे नहीं है, और वो जो है यूनिलैटरल कार्रवाई करके और उसके बाद जो है वो उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है इस्तेमाल करेगा। अभी भी हमने देखा कि जिस तरह से बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो यही जो है वो इवन इंडिया के अंदर से ये आवाजें आई कि मोदी साहब जो है वो बिहार के इलेक्शन के लिए इसको यूज करना चाह रहे हैं। इससे पहले पुलवामा भी उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। अब तो क्या वे फॉरवर्ड है नवीद साहब? नॉर्मल जी, अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब जैसे हॉटलाइन राब्ता हुआ है तीसरी दफा, तो क्या तवक्कुआत होनी चाहिए बातचीत से नवीद साहब? देखिए दुआ, मैं ये कहूंगा कि जो इंडिया है उसने अपने आप को ठेकेदार समझा हुआ है, वो पाकिस्तान को अपने मुकाबिल का नहीं समझता, वो ये समझता था शायद, मेरे ख्याल में अब जिस तरह से जो रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आया है ऑपरेशन की शक्ल में, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी तो उसको अकल आई होगी। और हमने देखा फिर जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बातें की, परसों वो सऊदी अरब में थे, वहां पे उन्होंने ये बात की, ये बात तो दुनिया को रियलाइज हो गई है। दो न्यूक्लियर ताकतें हैं, दुआ देखें, जंग जो है वो दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान वो कभी भी जो है वो एस्केलेट हो सकती है, और वो एस्केलेट होगी जब आपकी सॉवरेनिटी अंडर थ्रेट होगी, जब आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अंडर थ्रेट होगी, तो लामाला आपके पास जो भी पड़ा है, जो भी वेपन है, आप वो यूज करेंगे। और ये आज मेरे ख्याल में डीजी ISPR ने भी बड़ी अच्छी बात की कि दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग जो है उसके बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक जो है वो नताइज, उसके बहुत ही संगीन नताइज निकल सकते हैं, ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि दुनिया के लिए। अब दुनिया को ये मेरे ख्याल में इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, डिप्लोमेटिकली उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए कि ये जो रविश है इस रविश को तर्क करे, पाकिस्तान के साथ बैठे और मुज़ाकरात करे, बात करे। कश्मीर को यूनिलैटरली उसने जो है वो अपनी यूनियन का हिस्सा बना लिया, अक़वाम मुत्तहिदा की उसके ऊपर जो है वो करारदादें पड़ी हैं और इन्होंने उसको यूनिलैटरली उसको यूनियन का हिस्सा बना लिया। तो कश्मीर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मसला है। इसके अलावा यानी ये सारे जो हैं बाकी इरिटेंट्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी बात की कि जंग जो है, और आज मेरे ख्याल में दोहा में उन्होंने बात की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो मसला खत्म ही हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में अगर वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो कंपल्शन और मोटिवेशन को साइड पे रख के अगर ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोशिश करेगा, उसके पास दुआ बहुत बड़ा लेवरेज है। देखें इंडिया की अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $80 बिलियन से ऊपर की हैं। तो वो उस लेवरेज को यूज करते हुए मेरे ख्याल में इंडिया को कन्विंस करे कि वो पाकिस्तान के साथ बैठे, और जो एक ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है इसको डिफ्यूज करे। सही खालिद कुय्यूम साहब, दुनिया जाहिर है जिस तरह अभी अमेरिका की बात की तो बहुत सारे फायदे आपस में जुड़े हुए हैं, और इंडिया को तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पर दुनिया तस्लीम भी करती है। तो ये जो प्रेशर की बात हो रही है, और खासतौर पर अमेरिका के हवाले से भी और बाकी ममालिक के हवाले से भी, ये प्रेशर काम आएगा मुज़ाकरात में पाक इंडिया?
देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर के मसले पर सालसी की बात की है, सालसी का बयान दिया है, उससे बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर का मसला दोबारा एक नए सिरे से ज़िंदा हुआ है। लेकिन ये सालसी की बात भारतीय हुक्मरानों को जो है वो पसंद नहीं है, और ये उनका जो मौक़िफ़ रहा है कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, उस मौक़िफ़ की नफ़ी है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी है। और यहाँ तक कि अब भारत के अंदर इस हवाले से, अमरीकी सालसी के हवाले से जो है एक वहाँ पर एक प्रेशर जो है वो नरेंद्र मोदी पर आ चुका है, और इस प्रेशर में वहाँ की जो अपोजिशन है उसका भी हर रोज़ जो है वो हर दिन जो है उसका दबाव बढ़ता जा रहा है, अवामी सतह पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, और जो पाकिस्तान की कामयाबी है उसका इजहार इंडिया के अंदर भी हो रहा है कि जो कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के जो वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, उनका बयान आया है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़िंदा कर दिया है, लेकिन पहलगाम के वाक़े के जो मुतासरीन थे उनको जो भारतीय हुकूमत है कोई इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है। और इसमें देखिए कि अब इस कदर दबाव बढ़ रहा है कि वहाँ का जो इंतहा पसंद मीडिया, जिस मीडिया को इंतहा पसंद बनाने में नरेंद्र मोदी का कलीदी किरदार था, अब उस मीडिया का दबाव नरेंद्र मोदी पर आज और भारतीय बीजेपी की हुकूमत पर जो है वो आ रहा है कि इस तरह जो अमरीकी सालसी है उसको क्यों जो है वो भारत की तरफ से कबूल किया गया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को भी अपना बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पहले भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? उसमें एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि इंडिया के साथ जो कंपोजिट डायलॉग है, जो माजी में भी जो है वो शुरू ज़रूर हुए लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ सके थे जो तनाज़ात हैं उनकी वजह से, और ख़ास तौर पर आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 को आज जो यकतरफा इकदाम था भारतीय हुकूमत का, नरेंद्र मोदी सरकार का, कि कश्मीर का जो आइन के इंडियन आइन के आर्टिकल 370 के तहत जो खुसूसी स्टेटस था जो ख़त्म किया गया, उस दौरान जो है उस वक्त से डायलॉग का जो अमल है वो तअत्तल का शिकार है, मुज़ाकरात जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। और अब देखिए कि ये जो चंद रोज़ की जंग हुई है, ये जंग पाकिस्तान के लिए जो है मैं समझता हूँ कि कई महाजों पर कई कामयाबियाँ और कई नए रास्ते जो हैं और कई नई ऑप्शन जो है वो इससे सामने आई हैं, और इनको पाकिस्तान को भरपूर तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है क्विकली एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, हम यहीं से करेंगे। जी हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात की सूरत में ज़ाहिर है जब दुनिया प्रेशर डालेगी, ख़ासतौर पर जो अमेरिका का इनपुट है वो भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका है और करेगा भी सही, और दूसरी तरफ ये भी है कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नवीद साहब, जिस तरह आप बात भी कर रहे थे, मसला कश्मीर ज़ाहिर है हल होता है तो ये क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि एक फ्रेंडली नेबर्स का रोल अदा करेंगे भारत, और साथ ही जो हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम अब ये बात भी ज़ेरे बहस है कि जिस यूनिटी का मुजाहरा अभी हमने देखा अपने मुल्क के अंदर, और उससे पहले जो एक किस्म का सियासी इंतशार था जिस पर हम भी अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में, नवीद साहब आप भी बात करते हैं और बारहा ये बात की जाती है कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो आपका मुल्क तरक्की की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो अब ये जो एक बाज़ सुनाई दे रही है मुल्क में डील और मुज़ाकरात की बातें, कि बानी पीटीआई ने भी कहा है, क्योंकि पहले तो वो कहते थे कि वो हुकूमत के साथ ही नहीं बैठेंगे, अब वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना खुश आइंद है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की कि वो इंगेज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को?
देखें तो मैंने जैसे पहले सेगमेंट में भी कहा कि देखें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ही मसला है और वो है मसला कश्मीर। यानी ये मसला अगर हल हो जाता है तो बाकी जो है वो इरिटेंट्स हैं, वो कोई बड़े मसाइल ऐसे नहीं हैं जो कि हल ना हो सकें। यहाँ पे इंडिया ने और मोदी सरकार ने, ख़ुसूसन बीजेपी ने जो है इसको अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। अगर ये अना का मसला ना बनाए, देखिए इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान को मिला के तकरीबन 2.25 अरब की आबादी दुनिया की जो है वो इन दो मुल्कों के बीच में रह रही है। यहाँ करोड़ों लोग जो है वो खते गुर्बत से नीचे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर ये इनको अपनी अना से निकलें और कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और क्यों नहीं हो सकता। देखें यहाँ पे मेरे ख्याल में पॉलिटिकल विल अगर दोनों अतराफ में हो तो कश्मीर का मसला जो है वो हल हो सकता है। रीजन ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, शायद इंडियन साइड पे ज्यादा, क्योंकि वो उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर यूरोप दो बड़ी जंगें लड़के अब तबाह बर्बाद होके और अब जो है उसके बाद भी वो आके अब इकट्ठे हो गए और वो जो है अपने बॉर्डर्स को इररेलेवेंट कर दिया है और वो अपने लोगों की माशी खुशहाली के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्यों पाकिस्तान और इंडिया नहीं हो सकते? पॉलिटिकल विल की जरूरत है। जहां तक आपने बात की पाकिस्तान में, देखिए नो डाउट मईशत बहुत अच्छी हुई है। अगर हम पिछले 2 साल को देखें और आज देखें कि 2 सालों में हमने मेरे ख्याल में एक मोइजा हुआ है, एक मिनी मिरेकल हुआ है कि हमने कहाँ पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट नहीं थे और आज जो है वो, आज मैं देख रहा था कि आज के फिगर तकरीबन $15 बिलियन तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चले गए हैं। आपका इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% पे, यानी पूरे रीजन में सबसे ज्यादा था, आज जो है वो 11% पे आ गया है। इसी तरह आपकी इन्फ्लेशन जो थी 38 और 40% से आज कहाँ पे आ गई। तो ये एक मिरेकल हुआ है, लेकिन ये मिरेकल इसको सस्टेन करने के लिए, इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स के लिए आपको जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, आपको सियासी स्टेबिलिटी की जरूरत है और उसके लिए यही है कि जो जज्बा हमने एक कौम बन के दिखाया, यहाँ पे मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें अगर अपनी अना को, अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पे रख के ये देखें कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। क्योंकि देखें सिर्फ और सिर्फ आपको एक मजबूत फौज भी जो है वो उस सूरत में पॉसिबल होगी जब आपकी मईशत बेहतर होगी। तो मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत जो है वो जरूरी है और मजबूत मईशत के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सारी सियासी जमातों को अपनी अनाओं के खौल से निकल के आके एक प्लेटफॉर्म पे बैठें और एक, जिस तरह से बेनजीर और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, मेरे ख्याल में एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है कि सारी सियासी जमातें मिल के बैठे और ये कहें कि ये मुल्क है तो हमारी सियासत है। बिल्कुल। और अब तो उसके लिए हम अपने सियासी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पे रख के मुल्क के लिए जो है वो मिल बैठे। तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई की तरफ से कल केपी के चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब ने कहा था कि जी वो इमरान खान साहब राजी हैं बातचीत पे, तो अगर वो ये रजामंदी दिखा रहे हैं, अगर वो लचक दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी और अरबाबे इख्तियार जो हैं इस मुल्क में उनको भी चाहिए कि वो थोड़ी सी लचक दिखाएं और बैठें और मिलके जो है वो मुल्क की मईशत को आगे लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की और लचक दिखानी चाहिए। अगर बानी पीटीआई ने दिखाए तो अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। खालिद करीम साहब, आपके सामने भी यही सवाल मैं रखूंगी, लेकिन आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। यही सवाल कि क्या मुल्की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क के मफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना जरूरी है? और जो बार बार एपीसी की बात की जा रही है, तो क्या एपीसी होनी चाहिए? एक ब्रेक के बाद।
जी, वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, अब सियासी इस्तेहकाम के लिए जिस तरह से मैंने ये ब्रेक पे जाने से पहले सवाल भी छोड़ा, आपके ख्याल में पीटीआई को शामिल करना ज़रूरी है और एपीसी में बानी पीटीआई का भी होना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि अरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मसला है ना, उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं ज़ाहिर है वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इस वक्त जो नवीद साहब भी बात कर रहे हैं एक कौम होने का, तमाम सियासी जमातें भी मुत्तहिद नजर आई फोर्सेस के साथ और जिस तरह कहते हैं ना फ्रंट पे जाकर खेले हैं सब, तो आगे आपको क्या लगता है ये इसी तरह से इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी जमातों का एक होना जरूरी है, एपीसी होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है और इसके लिए जो है वो कोशिशें जो हैं वो होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो भारत के साथ जंग में एक इत्तेहाद का और यकजहती का एक जो माहौल था, उसको पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मैं समझता हूँ कि बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए इस सियासी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो है वो अपोजिशन को, ख़ास तौर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की और मिल बैठकर बातचीत की दावत दी। और फिर हमने देखा कि इस हवाले से जो पीटीआई की क़यादत है उनका जो रद्द अमल आया मुज़ाकरात के हवाले से वो भी मस्बत था, पॉजिटिव था और उसका खैर मकदम जो है वो किया गया। डील की बात को पीटीआई की क़यादत ने मुस्तरद किया है, लेकिन मुज़ाकरात की जो पेशकश हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से उसको एंडोर्स किया गया है, उसको आगे बढ़ाने की पीटीआई की तरफ से भी जो है वो पेशकश की गई है। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात होंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। और यही मुज़ाकरात जो है ख़ास तौर पर मोदी की जो बदतरीन जंग में शिकस्त हुई है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात में जो है इसके नताइज जो है वो कुछ भी निकले, लेकिन पीटीआई को उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा अदा करना पड़ सकती है। और देखिए कि पीटीआई ने इस हवाले से कई मौके जो हैं वो ज़ाया किए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो ये आखिरी मौका कह सकते हैं पीटीआई के लिए अगर ये ऑप्शन बन रही है तो? ये देखिए कि इस वक्त जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यही मामला तो उस वक्त पड़ते जंग के दौरान, जंग से पहले, जब आपने जिस तरह फरमाया कि एपीसी की जब बात हो रही थी, कि देखिए एपीसी की जो डिमांड आई थी वो डिमांड पीटीआई की तरफ से आई थी, बैरिस्टर गौहर साहब, लेकिन इसमें जो बाद में जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एपीसी ना होने की जो वजूहात सामने आई हैं, उसमें एक वजह शायद ये भी थी कि पीटीआई जो है वो मशरूत तौर पर जो है वो एपीसी में जाना चाहती थी, गैर मशरूत तौर पर जो है वो एपीसी में शरीक शायद नहीं होना चाहती थी। और अगर किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि ख्वाह मशरूत हो या गैर मशरूत हो, अगर एपीसी उस वक्त हो जाती तो उससे इससे भी बड़ा जो इम्पैक्ट था वो जा सकता था और उसकी जो बेनिफिशरी होना थी वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीटीआई ने होना था। लेकिन उसमें पीटीआई का जो सियासी माइंडसेट वाली जो लीडरशिप है जी वो उसको चूंकि पार्टी के अंदर जो है वो पीछे धकेल दिया गया है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि मामला सियासी जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। और अब जिस तरह ताकत का जो तवाज़न है उसमें भी जो है एक तब्दीली। तो अभी खबरें ये भी हैं खालिद साहब कि प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश को कबूल किया है, तो क्या पॉजिटिव नताइज निकल सकते हैं? दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा होगा? देखिए, दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा तो हो रहा है, दोनों तरफ से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो नताइज निकलेंगे वो नताइज क्या होंगे और किसके हक में होंगे, किसको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, कौन बड़ा बेनिफिशियरी होगा, किसको ज्यादा फायदा होगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बदल चुकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुज़ाकरात हैं
अब वो होने चाहिए। ठीक है। और ये मुल्क की सियासत के लिए लास्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खालिद कुयूम साहब, लास्ट क्विकली कमेंट एक कर दीजिएगा नवीद साहब। नताइज की जो बात खालिद कुयूम साहब भी कह रहे हैं, तो अब खबरें तो ये भी हैं, इत्तलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश को कबूल किया है और वो कह रहे हैं कि भाई मीडिया पे ये चीजें नहीं आएंगी बामानी नताइज जब तक हासिल नहीं हो जाते। तो आपको लगता है कि अगर हो रहे हैं अच्छी बात है, और आगे क्या वाकई बामानी मुज़ाकरात हो सकेंगे? अच्छा दुआ, देखें मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूँ कि देखें ये गवर्नमेंट जो है ये खुद तो जो है ये पावरलेस है, इसके पास कोई ताकत नहीं है मुज़ाकरात करने की, या मुज़ाकरात का आउटकम जो है वो क्या होगा वो डिसाइड करने की इसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो मैंडेटलेस है, इसको तो ला के बैठाया गया है, इसको मैंडेट जो है वो आवाम का मैंडेट नहीं है, इसके पास किसी और का मैंडेट है। तो जिन लोगों के पास असल इख्तियार है, जिनके पास असल ताकत है, मेरे ख्याल में उन्होंने आउटकम डिसाइड करना है कि क्या मुज़ाकरात जो है वो उनका कोई बेहतर उसमें से नताइज निकल पाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक चीज और दुआ, जी क्विकली, हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखा इंडिया और पाकिस्तान के कि किस तरह से कौम इकट्ठी हुई। देखिए हम बार बार हमने डिजिटल दहशतगर्दों की बात की थी, लेकिन यहाँ पे अब वो हमने देखा कि वो डिजिटल वॉरियर बने बहुत सारे वो लोग जो कि जब इंडिया के ऊपर बात आती है तो बात ये है कि ये भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, ये नौजवान भी इसी मुल्क के नौजवान हैं, तो ऐसे उनको अदरवाइज करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया, बिल्कुल जी। तो वो लोग ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक की तरफ जाना है। आपके वक्त के लिए नवीद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला। खालिद कुयूम साहब आपका भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार रहमान अज़हर साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, रहमान अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रहमान आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, जिस तरह भारत को शिकस्त देकर एक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने 71 का बदला ले लिया है। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान में कितना वजन है? देखिए वज़ीर आज़म ने ये जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमने कुछ तो जो है वो भारत से स्पेस वापस ली है, डिप्लोमेटिकली सफारती सतह पर भारत को जो एक जगह हासिल थी, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें अभी और वक्त लगेगा। खास तौर पर भारत का ये बयानिया तो पिटा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में दहशतगर्दी करा रहा है, लेकिन दुनिया ने अभी ये एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से मेरी नजर में कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का हाथ है। और ये वो चीज है जिस पर पाकिस्तान को अपना केस अभी और ज्यादा इस पर जोर देने की जरूरत है, खासतौर पर बलोचिस्तान के मामले पर और टीटीपी के मामले से, क्योंकि ये दोनों मामलात हैं। बीएलए जैसी तंजीमें भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनका कुलभूषण जाधव जैसे लोगों के साथ क्या ताल्लुक था, और फिर टीटीपी जिसको हर कोई जो है वो थ्रेट कह रहा है, ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खिते के लिए उसको जो है वो एक थ्रेट समझा जाता है, जो उनकी कार्रवाइयां हैं दहशतगर्दाना। और इन दोनों के पीछे जो है वो भारत एज ए स्टेट स्पॉन्सर जो है वो हमें नजर आता है। तो ये वो नुक्ता है, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है वो फोकस करना होगा, दुनिया को ये बताना होगा कि ये जो चीजें हैं इनकी भारत किस तरह से जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती, जरी बात है इसमें थोड़ा वक्त लगता है, कुछ अरसा गुजरता है, लेकिन ये बड़ा कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को जो है वो ये सब कुछ जो है वो करना होगा ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से दहशतगर्दी जो है वो करवा रहा है। बिल्कुल आप सही, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बताना होगा कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता आ रहा है दुनिया को। रहमान साहब, अब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दहशतगर्द तंजीमों के जो भारत रवाबित हैं वो बेनकाब उन्होंने किया और खुली वार्निंग भी दी, क्या आप समझते हैं, जो आप खुद भी बात कर रहे हैं, कि पाकिस्तान आलमी फोरम पर इन सबूतों को अब मजीद मौसर अंदाज में पेश करने की अभी जरूरत है?
देखिए, एक तो ये यकीनन भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी और हजीमत है जो हमने इस मरतबा जो है वो देखी है। असल में भारत को 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है वो इस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा उसमें शिकस्त हुई। सबसे पहले तो सिफाती लिहाज से था। सिफाती लिहाज से भारत का यह ख्याल था कि भारत जो है वो बाकी मुल्क उसका साथ देते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो एक तो भारत की ये गलतफहमी जो थी वो दूर हो गई कि सिफाती लिहाज से उसे पाकिस्तान पर किसी किस्म की जो है वो सुपीरियॉरिटी या बर्तरी जो है वो हासिल है। दूसरा जो है वो मिलिटरीली के अस्करी लिहाज से जो है वो भारत ये समझता था कि उसकी एक सुपीरियॉरिटी है और वो जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में, न्यूक्लियर में तो उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के पास एक कैपेबिलिटी है, लेकिन उनका ख्याल था कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें जो है वो पाकिस्तान से वो बरतर है, क्योंकि उनकी फौज बड़ी है, उनका इक्विपमेंट जो है उसमें उन्होंने जो है वो इन्वेस्ट किया है। लेकिन इस जंग में हमने देखा कि चाहे वो जो है वो एयर टू एयर कॉम्बैट था या फिर जो है वो जमीन के ऊपर जो है वो जहां पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मिसाइल यूज किए, वहां पर जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल देखने में आई और भारत को एक कंप्लीटली जो है वो बैकफुट पे भी जाना पड़ा अपनी पोजीशन पे, और पाकिस्तान में भी जो उन्होंने जो है वो स्ट्राइक्स करने की कोशिश की उसमें कोई ज्यादा जो है वो नुकसान नहीं कर सके। तीसरी चीज जो उन्हें इखलाकी फ्रंट के ऊपर और वो जो उनका एक स्टांस रहा है, एक मौकफ रहा है दुनिया में, वो एक जमहूरियत बनकर जो है वो सब लोगों के सामने जो है वो अपने मुल्क को जो है वो पेश करते हैं, वो भी सबके सामने आ गया। और पाकिस्तान ने शुरू से जिस तरह से इखलाकी तौर पर अपना जो है वो मौकफ रखा, वहां पर जो है वो पाकिस्तान की पोजीशन को इन मुल्कों ने भी और हर जगह पर भी जो है वो उसको ज्यादा पजीराई मिली और उसको तस्लीम किया गया। एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए, वो फ्रंट था मीडिया का फ्रंट। जो मीडिया है वो अपनी सुपीरियॉरिटी के ऊपर, अपनी सॉफ्ट पावर के ऊपर जो है वो उसको बड़ा नाज है। वो कहते हैं कि हम जो प्रोपेगेंडा करते हैं या हम जो नैरेटिव बनाते हैं वो सॉफ्ट पावर के थ्रू जो है वो बाकी दुनिया के मुल्कों में भी जो है वो जाता है, बाकी दुनिया के मुल्क उसको मानते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिस तरह से भारतीय मीडिया की भी जो क्रेडिबिलिटी जितनी डैमेज हुई है, वहां पर भी जो है वो पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित की है। तो चाहे वो सिफारती हो, चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो इखलाक की बात हो, या फिर जो है वो मिलिटरीली जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट का मवाजना करें, तो पाकिस्तान ने हर तरह से भारत को जो है वो इसमें शिकस्त दी है। और जिस तरह आप बात खुद भी कर रहे हैं, आप देखते हैं कि मोदी हुकूमत शिकस्त के बाद शदीद दबाव का शिकार नजर आती है। अब वजीर दिफा का बयान जो आपके सामने है वो कह रहे हैं कि मकार दुश्मन है, भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप किस तरह से देखते हैं कि इस नाकामी का जो सामना भारत को करना पड़ा, जो कि वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था, वो किसी नई मुहिम जोही की तरफ जा सकता है? और इस हवाले से खासतौर पर जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की फिर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, फौरी तौर पर तो जो है वो कोई ऐसा वो मिस एडवेंचर करने के उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक तो ये कि उसकी वजह अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका इस मामले में जिस तरह से एंगेज है इस वक्त, भारत चाहे जो मर्जी कह लें, वो अमेरिका की उस तरह से मुखालफत जो है वो नहीं मोल ले सकता। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो पिछले 3-4 तकरीरें हैं मिडिल ईस्ट में वो मौजूद हैं, वो बार बार इसका क्रेडिट भी जो है वो ले रहे हैं। तो ऐसी कोई भी अगर मिस एडवेंचर भारत की तरफ से होता है तो इसका मतलब है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को उस क्रेडिट से महरूम कर रहे हैं, या वो डायरेक्टली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को जो है वो चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर तो इसका कोई इम्कान नहीं है, लेकिन शरारतें होंगी उनकी तरफ से, बयानात जो है वो आप देखिएगा वो आते रहेंगे, पाकिस्तान को वो प्रोवोक जो है वो करते रहेंगे, अपने शिकस्त को वो नहीं मानेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीजें मेरा ख्याल है मीडिया कंजम्पशन के लिए होती हैं। ये चीजें जो है वो हम आने वाले दिनों में जो है वो देखेंगे। लेकिन हिंदुत्व का और नरेंद्र मोदी का जो तरीकेकार है, जो उनकी सियासत है, इसमें कोई बईद नहीं कि वो कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर से कोई इस तरह की जो वो हरकत करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह यूनिलैटरली उन्होंने कश्मीर के मामले के ऊपर जो वो डिसीजन लिए जो आज तक कोई नहीं था ले सका। फिर सिंतास मुआहदा जो 1960 से चला आ रहा था उसके ऊपर उन्होंने उसको सस्पेंड करने का डिसीजन लिया। तो वो ये जो इस तरह के एक्सट्रीम मेजर्स हैं वो उनकी तरफ से जो है वो बार बार देखे जाते हैं, क्योंकि ये उनकी सियासत को सूट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का इकदाम दिए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर अगर कोई मिस एडवेंचर करने की जो कोशिश है फौरी तौर पर, उसका मैं इम्कान जरा कम देख रहा हूं। और सीज फायर के बाद अब डीजीएमओस के दरमियान बात हुई है, अब ये तीसरा राब्ता हुआ है, तो इससे क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए?
देखिए, ये तो अभी डीजीएमओस के दरमियान बातचीत है, एक रेगुलर कांटेक्ट है जो कि दोनों तरफ के डीजीएमओस के दरमियान जो है वो एस्टैब्लिश रहता है, और उसकी वजह यही है कि क्योंकि ये दोनों एक न्यूक्लियर पावर्स हैं तो इसलिए किसी किस्म की जो मिसकम्युनिकेशन है उससे बचा जा सके। अब डीजीएमओस की हद तक तो जो है वो ये बातचीत हो रही है, लेकिन असल मरहला तब आएगा जब पाकिस्तान और भारत किसी और जगह जो है वो बैठेंगे और वहां पर जो है वो दोनों के दरमियान बातचीत का आगाज होगा। तो मेरा ख्याल है ये बहुत कड़वी गोली है भारत के लिए, क्योंकि भारत तो ये कहता है कि ना तो कोई तीसरा मुल्क होना चाहिए और ना ही वो पाकिस्तान से बात करेंगे जब तक जो है वो ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो मसले ना हल हो जाए। तो ये देखना होगा कि भारत क्या इस कड़वी गोली को निगलने के लिए तैयार होता है या नहीं। डीजीएमओ की बात एक मामूल का हिस्सा है, असल मरहला वो है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो बातचीत होगी, जब ये डिस्कस होगा कि सिंतास मुआहदा जो है वो क्या उसको भारत सस्पेंड कर भी सकता है या नहीं, और फिर कश्मीर का जो मसला है उस पर जो है वो किस तरह से जो है वो बात करनी है। तो ये वो अहम नुकात हैं जिन पर देखना है अभी, और मेरा ख्याल है हम नहीं सारी दुनिया की नजर अभी इसी के ऊपर है कि क्या कोई ऐसी बातचीत होती है या नहीं। जी, और ज़रा ये इस पे बात कर लेते हैं रहमान साहब, ये जो अंदरूनी हमारे मामलात और सियासत है, ख़ासतौर पर जो अभी एक वाज़े पिक्चर नज़र आई पाकिस्तान के अंदर, किसी किस्म का कोई तफरीक नहीं थी, ना सियासी जमातों में, ना कौम में, ना फोर्सेज में। अभी ये जो सियासी जमातों के हवाले से अगर बात करें तो मुज़ाकरात की जो बात हो रही है कि PTI ने पेशकश की है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी खबरें हैं और इत्तलात भी हैं, उन्होंने इस पेशकश को यस कहा है और ये बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप और फजलुर रहमान साहब ने जो बात की कि APC बुलाई, तो आप किस तरह से देखते हैं कि APC होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं वो किस तरह से फिर बामानी मुज़ाकरात में बदल सकते हैं? देखिए, जो APC का मुतालबा है, मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो है वो जो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है, तमाम जमातों को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए, इस पर बात की जाए और एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो बनाया जाए, तो ये भी अच्छा है। तजावीज़ भी आनी चाहिए, अपोजिशन की तरफ से भी आनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि बहैसियत मजमूई इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला चलते रहे, अपोजिशन भी जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो फ़ौज पाकिस्तान का उसी तरह से साथ दिया गया, और फिर हुकूमत की तरफ से भी हमने देखा कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसे जो है वो जिस तरह से रवायती बयानात हैं वो हमें जो है वो नजर नहीं आए। तो ये एक तरह से खुशाइन बात है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी, जिसमें हमने देखा कि हमने बाहर से जब हम पर हमला हुआ तो हम सब इकट्ठे हो गए, हमारे अपने लाख इख्तलाफात से ही मामला जो है वो चलते हैं, सियासत होती है। लेकिन अगर कोई बाहर से और खासतौर पर भारत जैसे दुश्मन अगर हमें थ्रेटन करेगा तो फिर उसके बाद जो है वो हम सारे उसका मुकाबला करने के लिए जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसा मामला है, भारत की जो जारहियत है और खास तौर पर जो पानी वाला इशू है, इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए, और इसमें अगर कोई APC ऐसी जो है वो रास्ता फ्राहम करती है। वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वक्त खत्म हो गया। जी, रहमान अज़हर साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त चूंकि हमारे पास खत्म हो गया, आज की ट्रांसमिशन से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।